लड्डू पेड़े खा लो बच्चों, लड्डू पेड़े खा लो, खा लो खा लो लड्डू पेड़े खा लो। मैं जी बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, बहुत बढ़िया। 44-56 कॉम्बो ऑफर, बिल्कुल जी कॉम्बो ऑफर, ऐसा ऑफर मजे देंगे आपको जीवन के। 44-56 के कॉम्बो ही कॉम्बो है। चलिए जी, सही बात है, 899 में फ्री प्रिंटेड बुक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लास्ट वीक है ना बैच का, ही हू हा हा हू ही हू, ही हा हा हू ही हू हा ही हा हा हू ही हा हा ही हा हा हू ही हा हा। आओ बच्चों आओ। लता यूज करें अनूप जलोटा, बाबा की स्माइल ने मुश्किल करा क्या लगा है। आज किया है कलम को हिंदी में कैसे बोलते हैं, पेन सारी दुनिया असली लेवल पेन। एक ही शायरी कितनी बार सुनाओगे। सैम को कहते हैं इवनिंग, मैन को कहते हैं सर टू माय क्वीन। 330 भाई शहीद हो चुका है। चलिए पहले कब पढ़ा दो, कार का बहुवचन होता है कारे, बाबा जी को क्या बोल रहा था, कॉम्बो फिर भी नहीं मिलेगा। सही बात। बच्चों 20% का ऑफर फिर से आ गया। बच्चे कहते हैं क्रांति लेके होगा, ठीक है रुक जाओ, ये इसमें कोई पढ़ लो जरा, इज नॉट सक्सेस क्या कह रहा है ये। मेरा डाउट देखा, हाँ देखा, आज की शादी बेस्ट है, क्या लिख रहा है सर। हाँ अभी समय लगेगा लेकिन प्रसाद, तो जो भी वेट कर रहे हो वो सब्सक्रिप्शन लेके किनारे हो जाओ, क्योंकि बेटा आगे प्राइस राइज होगा, उसके बाद स्प्लिट हो जाएगी। जीवन का जीतू वाला बहुत अलग, जीवन में और रखा ही क्या है बच्चों। अपने 2 सब्सक्रिप्शन में अपना कोड डाल दिया, नलायक। नहीं नहीं पिछली बार तो हुआ नहीं था, लेकिन इस बार हो रहा है, इस बार मतलब हो रहा है। चलो भाई होता ही रहेगा, प्राइस राइज का क्या है। अपनी यात्रा शुरू करें और बोलो बच्चों क्या पढ़ेंगे आज। चलिए चलिए जी बच्चों शुरू करते हैं आज की यात्रा, और यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा 500 का अधूरा भाग, जो अधूरा रह गया था पिछली क्लास में, अब उसे आगे पूरा करेंगे इस क्लास में। आइए चलो जी 500 को आगे बढ़ाया जाए। मतलब काफी कुछ तो हो चुका था 500 में, लेकिन थोड़ी बातें बाकी हैं, और जो बाकी हैं और बातें बाकी हैं उसे आज ही इस क्लास में निर्वहन किया जाएगा। चलो बच्चों 500 पढ़ेंगे। 500 में क्या होता है सर, बताइए क्या जीवन में। 500 के अंदर एविडेंस लेना होता है। वाह, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एविडेंस 6 तरीके से लेते हैं। ओह इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, क्या बात, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एआरपी, ऑब्जर्वेशन, कुछ कुछ रिलायबिलिटी के रूल्स पढ़े थे। सही बात, ये सब तो पढ़कर अब आगे बढ़ेंगे, और जो मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, एक आखिरी बात, उसकी बात आज फिर होगी 500 के अंदर है। क्या बोल रहे हो, हाँ बेटा क्या प्रॉब्लम मतलब। देखो बच्चों एविडेंस मिलते हैं 2 प्रोसीजर से, ऑब्टेनिंग एविडेंस बाय परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स। 2 तरह के प्रोसीजर परफॉर्म करो और एविडेंस ले आओ। बोलो बच्चों बोलो, मुझे कौन बताएगा 2 तरह के ऑडिट प्रोसीजर कौन से होते हैं। सारे बच्चे कह रहे हैं हम बताएंगे हम बताएंगे। बोलो बच्चों बोलो, अपने ऊपर लगे पाप को हटा लो, आज आंसर दे दो। बच्चे कह रहे हैं हम लाएंगे क्रांति, रैप और फैप, इनका भी दिमाग हो गया भ्रष्ट। एक होता है कंप्लायंस, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, जरा की नाम से जानते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल, है ना बच्चों, टेस्ट ऑफ डिटेल। अच्छा कंट्रोल है क्या, ओह सॉरी सॉरी, अच्छा अच्छा ठीक है बच्चों। जरा दूसरा जो तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर नो, चलो बच्चों बताओ टीओडी जरा सब्सटेंटिव, ठीक है। ये बताओ जी, सारे बच्चे मिलकर चिल्ला चिल्लाकर बोलेंगे, अरे यार इतना तो पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो हलवा पूरी पढ़ना चाहिए बच्चों। बोलो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या चेक करेंगे, बोलिए। इट मींस एग्जामिनेशन ऑफ, क्या बोले सर, एग्जामिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। क्या इंटरनल कंट्रोल काम कर रहा है क्या, क्या इंटरनल कंट्रोल काम कर रहा है क्या, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, क्या वो प्रिवेंशन करेक्शन और डिटेक्शन प्रॉपर है या नहीं। बताया मैंने आपको पीडीसी, प्रिवेंशन डिटेक्शन करेक्शन पढ़ाया जो इंटरनल शुरुआती चैप्टर में मैंने शुरुआती डिस्कशन किया पीडीसी। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, सारे बच्चे बोलो, जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर ही लेते हैं तो सब्सटेंटिव क्यों करें, ये क्या सवाल है। जब टीओसी कर लेते हैं तो फिर टीओडी क्यों करें, बच्चे के लिए सोचेंगे। अरे नलायकों, ये बताओ कौन से प्रोसीजर से आप, कौन से प्रोसीजर से आईआर और सीआर का पता लगेगा, कौन से प्रोसीजर से आईआर सीआर का पता लगेगा, टीओसी से। अरे टीओसी तो बताएगा ना सीआर कैसा है, कंट्रोल रिस्क, टीओसी तो बताएगा कंट्रोल रिस्क कैसा है। और जल्दी से बताओ आईआर मल्टीप्लाई बाय सीआर इक्वल टू गारंटी आर, ए चंटा अंडरलाइन है, आईआर मल्टीप्लाई बाय सीआर इक्वल टू डीआर, क्या सुन के आवे, आईआर मल्टीप्लाई बाय सीआर इज इक्वल टू रॉन्ग आरएमएम, ठीक है आरएमएम आपको भारत रत्न मिलेगा इस काम के आरएमएम, ठीक है। सुनो एक बात बताइए, आपने यहां सुन लो, आपने यहां आरएमएम का पता लगा दिया, क्या आरएमएम हमेशा परफेक्ट तो जरूरी है ना, क्योंकि ऑडिटर का जजमेंट इन्वॉल्व है, इसलिए आरएमएम तो हमेशा परफेक्ट हो नहीं सकता ना सर। आप क्या गारंटी के साथ बोल सकते हैं क्या कि आरएमएम तो परफेक्ट है, नहीं सर, इट इज नॉट परफेक्ट, इट कैन नॉट बी परफेक्ट। परफेक्शनिज्म बच्चे का, परफेक्शनिज्म और ऑडिट का तो नाता ही नहीं है। जहां परफेक्शनिज्म है वहां ऑडिट दोनों अलग रास्ते जा रही है। एब्सोल्यूट नो, परफेक्शनिज्म नो, ऑडिट जीरो नो, कहीं कहीं तक दूर है। बच्चे के लिए कुछ आया होना समझ में आया, एक बात समझ आ रही कि पूरे फ्रॉड पकड़ नहीं सकते, 100% कॉन्फिडेंस मिल नहीं सकता, और ऑडिट जीरो हो नहीं सकता। सही बात, चलो तो बताओ ये सब्सटेंटिव परफॉर्म क्यों करते हैं, बता दो बच्चों। अरे सारे बच्चे बता दो बराबर से। ऑडिटर शेयर डिजाइन,
सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्योंकि क्या आरएमएम परफेक्ट होगा क्या? बोलो, बिकॉज असिस्ट आरएमएम may not be perfect. So why it is not perfect, sir? So why it is not perfect, sir? Because it involves judgment of the auditor. What? Judgment. As it involves, अरे यार ये सब ना पढ़ा हुआ है आपने, अगर देखोगे तो समेट रहे चीजों को। चलो खैर कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या टीओसी करके ऑडिटर ओपिनियन देते हैं? बोले कंट्रोल चेक हो गया रिपोर्ट, क्या इंटरनल कंट्रोल की अपनी लिमिटेशंस नहीं है क्या? है या करिए अभी तो डायनामिक सिचुएशन रिलेवेंट नहीं होगा, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है? क्या इंटरनल कंट्रोल पे ब्लाइंड फेथ करके ओपिनियन फॉर्म करना सही रहेगा क्या? नहीं सर, देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस, देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस टू इंटरनल कंट्रोल, वो रहेगी सर, वो इग्नोर नहीं कर सकते आप। मैंने आपसे शुरुआत में कहा होगा, ठीक है, पीडीसी में करेक्शन बेटा सुन रहे हैं। एक बात बताइए बच्चे, ऑडिटर से क्या करेगा? टीओसी करे, टीओडी करे, क्या करे? ऑडिटर पर डिपेंड करता है। ऑडिटर को टीओसी करना है, टीओसी कर, टीओडी करना है, टीओडी कर, ऐसा ना रे मुन्ना, टीओडी तो करना ही पड़ेगा ना मुन्ना, क्योंकि इसकी अपनी लिमिटेशन है ना मुन्ना, और इसका रिस्क एसेस किया है ना मुन्ना, वो हमेशा एडिक्वेट नहीं हो सकता ना मुन्ना, इसीलिए टीओडी तो करना ही पड़ेगा मुन्ना। अगर आपको याद हो, सब्सटेंटिव दो तरह के प्रोसीजर लेकर चलता है, टीओडी प्लस एआरपी। मैंने स्टार्टिंग डायग्राम बनाया हुआ आपको, सब्सटेंटिव कंटेन टीओडी और एआरपी। ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करता है सर, डिपेंडेंट अपॉन सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन। ऑडिटर के पास ऑप्शन है, ऑडिटर के पास ऑप्शन कि ऑडिटर को सिर्फ टीओडी परफॉर्म करना है क्या, टीओडी या सिर्फ एआरपी परफॉर्म करना है क्या, या दोनों कॉम्बिनेशन परफॉर्म करना है। मैं कह रहा हूं मैंने कुछ नया बताया नहीं आपको, इस आप पढ़ चुके हैं और भली बात इंप्लीमेंट कर चुके हैं, ठीक है? ऑडिटर टीओडी परफॉर्म कर सकता है, एआरपी परफॉर्म कर सकता है, दोनों कॉम्बिनेशन परफॉर्म कर सकता है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। हां बेटा, लेकिन एआरपी तभी रेलेवेंट होगा जब आपके ट्रांजैक्शंस हाई इन वॉल्यूम होंगे, हाई इन वॉल्यूम, प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम है, हाई इन वॉल्यूम, प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम पड़ा हुआ है, ठीक है? बच्चे कह रहे हैं फ्राइडे लगाते आते आवाज चली जाती है आपकी, मंडे आवाज चली जाती है, फ्राइडे को चेक किया रिकॉर्ड नहीं किया होगा, खैर कोई दिक्कत नहीं, बच्चा पार्टी जीवन में रखा ही जाए। चलो बेटा आगे बढ़ेंगे, बोलो आज हम क्या पढ़ेंगे? एकदम मधुर आवाज है बच्चों, सही बात। अब मेरी बात सुनो, आप लोग मुझे डाइवर्ट करोगे, मैं रखूंगा नहीं, लेकिन आज ठीक है? अब बताओ बच्चों, एक बात बताओ, अगर टीओसी का रिजल्ट अनसैटिस्फैक्टरी हुआ तो टीओडी को बढ़ा दोगे या कम कर दोगे? क्योंकि टीओसी के रिजल्ट की सब्सटेंटिव की रूपरेखा तय करेंगे। अगर आपको याद हो, कई बार पढ़ चुके हैं, इफ द रिजल्ट ऑफ टीओसी इज अनसैटिस्फैक्टरी, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ टीओडी विल बी हाई। चलो जी, ये भी ठीक है। एक बात और ध्यान रखिए, टीओडी के अंदर एक काम और करते हैं आप, अगले से अगला स्टैंडर्ड है, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर चर्चा में छेड़ूंगा नहीं, यहां उसकी चर्चा करना अच्छी बात नहीं है। 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन का है, काफी बातें इस पर कर चुके हैं और बची हुई बातें वहां करेंगे, काफी बातें हम कर चुके हैं और बची हुई बातें यहां पर करेंगे, ठीक है? एक बार फटाफट से सुन लीजिए, प्रैक्टिस करो जल्दी से, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं भाई, ये पढ़ रहा है प्रिवेंशन डिटेक्शन करेक्शन, पढ़ लिया? चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे, अब पढ़ा हुआ लग रहा है ऐसे में इधर। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा सब पढ़ा हुआ लग रहा है, चलो ठीक है, उसमें आप ना भी पढ़ा हुआ वो पढ़ा देते हैं आपको। सर टीओसी को परफॉर्म करेंगे, आपने तो बता दिया कि टीओडी परफॉर्म क्यों करेंगे, लेकिन टीओसी को परफॉर्म करेंगे, व्हाई ऑडिटर विल परफॉर्म टीओसी? व्हाई? क्योंकि टीओडी अकेले एसएनडे एविडेंस नहीं दे सकता, क्योंकि अकेले टीओडी एसएनडे एविडेंस नहीं दे सकता, ठीक है? क्योंकि अकेले टीओडी अकेले एसएनडे एविडेंस नहीं दे सकता, और अगर डेटा होता तो टीओडी परफॉर्म ना कर लेते, तो टीओडी अकेले एसएनडे एविडेंस नहीं देता। और आपको ऐसा लगता है कि जो कंट्रोल है वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, मुझे एक बात बताना बच्चों, अगर आपको लग रहा है कंट्रोल किसी काम के लिए बेकार है, तो टीओसी परफॉर्म करके भी क्या फायदा? थोड़ा बहुत चेक कर लो, बात लगे, लेकिन जब कंट्रोल बेकार है तो टीओसी आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला उस केस में, तो टीओसी आपकी हेल्प तभी करेगा जब ऑडिटर को ऐसा लगता है कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, दैट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड अकेले सब्सटेंटिव आपको एसएनडे एविडेंस नहीं दे सकता। दो केस, पहला ऑडिटर्स एक्सपेक्टेशन क्या उम्मीद है भाई इसकी, is that controls are operating effectively, controls are operating effectively। दूसरा बताओ लगा जी, दूसरा, when substantive procedure cannot provide S&A evidence, when substantive procedure cannot provide S&A evidence, ठीक है जी? चलिए टीओडी परफॉर्म क्यों करते हैं? क्योंकि यहां से मेरा रिस्क परफेक्ट नहीं हो सकता और इंटरनल कंट्रोल की इतनी कमियां हैं। टीओसी परफॉर्म क्यों करेंगे? क्योंकि अकेले टीओडी आपको एसएनडे एविडेंस नहीं देगा, और जो ऑडिटर को ऐसा लगता है कंट्रोल कैन बी इफेक्टिव इन दैट केस, ठीक है, परफॉर्म टीओसी नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? छोटे छोटे पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, बहुत छोटे छोटे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ो चवाड़ी, बहुत बढ़िया। ये बताइए सर, टीओसी में करेंगे क्या? क्या टीओसी में काफी कुछ पढ़ा भी हुआ है, लेकिन फिर भी टीओसी का नेचर क्या मतलब? देखो, आपको टीओसी परफॉर्म करना है तो आपको कंट्रोल चेक करने पड़ेंगे। कंट्रोल जब चेक करोगे तो क्या चेक करोगे सर? पूछताछ करोगे, चेक करोगे कंट्रोल कौन परफॉर्म कर रहा है, कंट्रोल कैसे परफॉर्म हो रहा है, कंट्रोल कब परफॉर्म हो रहा है, ये इंक्वायरी करनी पड़ेगी। इंटरनल कंट्रोल है
तो कौन परफॉर्म कर रहा है, कब परफॉर्म कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या जो तरीका है परफॉर्म करने का वो भी ठीक है या नहीं। क्योंकि सर मैं आपसे बार बार कह चुका हूं, इंटरनल कंट्रोल को बनाने से नहीं चलेगा, डिजाइनिंग भी जरूरी है, इंप्लीमेंटेशन भी जरूरी है, इफेक्टिवनेस भी जरूरी है। तो कौन कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, और क्या एविडेंस है कि वो कर भी रहा है या नहीं। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, और क्या एविडेंस भी है कि कोई कर रहा है या नहीं। क्या प्रमाण है भाई कि आपके इंटरनल कंट्रोल था। तो इंक्वायरी कर ले, हाथ लो, टिकट चेकर मूवी एंड होने के बाद चेक करें इनफेक्टिव। चलो बच्चों, जीवन के मजे आ गए। जल्दी बोल, क्या इंक्वायरी करनी है। अरे बोलो ना यार। हाउ कंट्रोल्स आर अप्लाइड, हाउ कंट्रोल्स आर अप्लाइड, कैसे अप्लाई कर रहे हो, कौन अप्लाई कर रहा है, बाय whom द कंट्रोल्स आर अप्लाइड। लो 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 लो, बाय whom द कंट्रोल्स आर अप्लाइड। और बताओ, सब बढ़िया, जीवन में राइट है। और बताओ तीसरा, बाय व्हाट मींस द कंट्रोल्स आर अप्लाइड। कंट्रोल्स आर अप्लाइड, एट व्हाट टाइम कंट्रोल आर अप्लाइड, मतलब कंसिस्टेंसी ऑफ कंट्रोल। ये भी बहुत आसान लग रहा है। हाँ सब आसान है, सब आसान ही, अच्छे जीवन में कठिन क्या है। सही बात, सही बात बच्चा भाई। बाबा लॉस रिकवर क्या बोल रहे हैं, किस बात करो, 20 लाख कौन, आज मंडे है ना इसलिए बच्चे बह रहे हैं। हाँ हाँ आप तो दादाजी हो। अरे मार्केट मस्त एकदम उछाले मार रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो तो कब का रिकवर हो गया दादाजी, कैसी बात कर सके। ठीक है चलो जी, ठीक है बच्चा भाई। अरे सुन तो लो यार, अभी बच्चे शोर बहुत कर रहे हैं। चलो फटाफट से फटाफट से ऑडिट प्रोसीजर दो तरह कौन कौन से, जल्दी बोलिए। दो तरह के ऑडिट प्रोसीजर कौन कौन से, फटाफट से बोलिए, जल्दी बोलो सारे बच्चे जल्दी। इंटरनल कंट्रोल कहां चेक करेंगे, जल्दी बोलो बच्चा भाई, रुकना नहीं है, समझना नहीं है, सांस लेनी नहीं है, ब्रीथ बोलते जाओ। इंटरनल कंट्रोल कहां चेक करेंगे। एक बात बताओ, क्या केवल टीओसी लेवल सकता है क्या आरएमएन का इंटीग्रेशन हमेशा परफेक्ट होगा क्या। तो इस केस में क्या परफॉर्म करना पड़ेगा साथ में, जब टीओसी का ठीक ठाक एविडेंस नहीं है क्या परफॉर्म। अच्छा बात बताओ, सब्सटेंटिव में दो तरह के प्रोसीजर होते हैं, एक तो टीओडी, दूसरा क्या होता है। सही बात, बहुत बढ़िया। एआरपी, अच्छा अच्छा, एक बात बताओ चमाड़ी, एआरपी रिजल्ट का ट्रांजैक्शन था लो, हाई हाई बोलता हुआ कब जल्दी बोलो, टाइम नहीं है अभी। अच्छा 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 ठीक है। तो टीओसी में क्या चेक करेंगे, कंट्रोल देखेंगे, कंट्रोल कैसा रहा, कंट्रोल कैसा रहा। चार प्रश्न कौन कौन से आएंगे नेक्स्ट, हां जल्दी बताओ। नेचर ऑफ प्रेशर कंट्रोल में कौन कब कैसे कहां क्यों पास हो गए, तो नहा तभी तो कौन कब कैसे, मैंने चालू बताया आपको। कौन नहीं, कौन कैसे, कब क्यों, पांच में लिखते हैं। बैंक पॉलिटिक्स आएंगे, टेंशन करो, बैंक पॉलिटिक्स आएंगे। चलो बच्चों खेल दिक्कत वाली बात नहीं, बच्चे मन की भाग लेना चाहिए। बताओ बच्चा बाटी कि क्या टीओडी के लिए असेंबली एविडेंस दे सकता है। ये बताओ, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन टीओडी के अंदर आएगा, टीओसी के अंदर आएगा। नो 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 नो, सही बात, ये तो से पढ़ चुके। अच्छा बताओ, टीओसी कितना करना है कितना नहीं करना है कैसे तय करेंगे। टीओसी कितना करना है कितना नहीं करना है कैसे तय करेंगे। अरे भैया एक पॉइंट वहां भी पढ़ाया था आपको, आपको उम्मीद कितनी है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। एक बात बताओ, अगर आपको उम्मीद है कि डेविएशन जबरदस्त हो सकता है, टीओसी ज्यादा करोगे या कम, जल्दी बोलो। आपको उम्मीद है कि भाई डेविएशन जबरदस्त हो सकता है, डेविएशन मींस कंट्रोल काम ही नहीं कर रहा है। एक मिनट रुक मेरा, चलिए सॉरी बच्चा भाई, मैं तो वैसे बोल कर लेता नहीं हूँ, लेकिन अकेडमी से कॉल था कोई। चलिए तो इसलिए मैं फोन कर लेता हूँ, लेकिन किसी कॉल था, क्या कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं बच्चा भाई। चलिए अरे वो कोई होगा, देखिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ईआर, अगर ईआर हाई है, ये बताओ एक्सटेंट ऑफ टीओसी हाई होगा, जल्दी बोलो। अच्छा सेकंड बताइए, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन के बाद सेकंड पॉइंट। सर एक बात बताएं, आपको लगता है कि इस सिचुएशन में कंसिस्टेंसी नहीं है, जो मैनेजमेंट कंट्रोल इंप्लीमेंट कर रहा है इंटरनल कंट्रोल, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, कंट्रोल इज इनकंसिस्टेंट, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सिर्फ डिजाइनिंग से नहीं होगा, हमेशा कंट्रोल को इंप्लीमेंट करना होगा, इंप्लीमेंट करके बनाए रखना होगा। अगर एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, कंट्रोल एक कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे नहीं चल रहा है, तो सर हमें तो अपने टीओसी बढ़ाने पड़ेगा, क्योंकि आप मैनेजमेंट कंट्रोल रिलाई कर नहीं सकते, आप मैनेजमेंट के कंट्रोल पर रिलाई कर नहीं सकते। यू कैन सी फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रोल परफॉर्म बाय आइडेंटिटी। एक बात बताओ, अगर फ्रीक्वेंसी कम है, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, इनकंसिस्टेंसी ज्यादा है, तो हम टीओसी को बढ़ाएंगे या कम करेंगे। फ्रीक्वेंसी हाई, टीओसी ऑल्सो भी हाई। ठीक है, और बताइए सर, देखो जी, ऑडिटर को ये तय करना होगा और जजमेंट लगता है सर जगह आपको कितना टीओसी परफॉर्म करना है और कितना टीओडी। अगर आपको लगता है मुझे मेन फोकस टीओडी में करना है, तो टीओसी में कर रहा हूं, मुझे कंट्रोल चेक करना है, ऑल्दो मेरा टीओडी फोकस है। आप ये तय करिए कि आपको टीओसी से एविडेंस कितना चाहिए, क्योंकि अगर आपको टीओसी से ज्यादा एविडेंस चाहिए, अगर आपको टीओसी से एविडेंस ज्यादा चाहिए ज्यादा, तो सर आपको टीओसी ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा,
मैंने एक पॉइंट आपको बहुत पहले पढ़ाया था कि ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त जरूरी नहीं है कि आप इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई करें, समझेगा जरूर कंट्रोल को, लेकिन रिलाई करें, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी। तो उस केस में उस सिचुएशन में जब आपको ऐसा लगता है कि भाई कंट्रोल 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 की बात करें, तो वहां पर यार एक बात बताओ, जब ज्यादा एविडेंस चाहिए होंगे तो ज्यादा टीओसी परफॉर्म करेंगे। हमें ज्यादा एविडेंस नहीं चाहिए, बस कंट्रोल को समझना है, तो एविडेंस कम लेंगे तो टीओसी भी कम परफॉर्म होगा। हमारी हेडिंग क्या है कि आप बताइए टीओसी परफॉर्म कितना करना है। आप देखो फोर्थ की हेडिंग क्या है, मैटर दैट अफेक्ट टीओसी। ठीक है, एक्सटेंड टू व्हिच ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टीओसी। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं जी हमें तो ज्यादा एविडेंस चाहिए, तो भाई फिर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, दैट एक्सटेंड इज हाई, द टीओसी इज आल्सो भी हाई। छोटे मोटे पॉइंट्स हैं यार, इन पर रिलेटेड सब आपस में। चलिए और बताइए, एक बात बताओ बच्चों, आपको ऐसा लगता है जो फर्ज आप सेल चेक कर रहे हो, जो इनवॉइस है वो रिलायबल नहीं है, फर्जी इनवॉइस बनाया हमने, सेल को डबल बार रिकॉर्ड किया है, कंट्रोल को समझना पड़ेगा हमें, सेलिब्रेशन ऑफ ड्यूटी कैसे डबल चेक कैसे समझना पड़ेगा। ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी और रेलेवेंस तय करेंगे कि टीओसी कितना और कब और कैसे परफॉर्म करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो एविडेंसेस आपके सामने हैं वो रिलायबल नहीं है, वो रिलायबल नहीं है, तो आपको टीओसी को तो परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि सर टीओसी ही आपको समझने में हेल्प करेगा कि एक बात बताओ, जिस एंटिटी का कंट्रोल ही वीक है, जहां सेलिब्रेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, जहां कंट्रोल सिस्टम ही नहीं है, वहां के एविडेंसेस, वहां के इनवॉइस, वहां की बुक्स, वहां के लेजर्स को हम कैसे भरोसा कर लें उसके ऊपर। तो सर ये चीजें अफेक्ट करती है कि टीओसी कितना परफॉर्म करना है, ज्यादा परफॉर्म करना है, कम परफॉर्म करना है, ये आपको देखना होगा। ठीक है ना, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। कुल मिला कितना बचा बड़ी, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट कौन कौन से? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रोल, एक्सटेंड टू व्हिच द ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड, और चौथा रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। इससे पहले क्या पढ़ा था? 4 क्वेश्चन, फिर टीओडी एलिमेंट कब है, टीओसी एलिमेंट कब है, हां सब्सटेंटिव के अंदर टीओडी या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, तो नई बात आप देख सकते हैं सिर्फ आपको कहां मिली है, थर्ड और फोर्थ के अंदर, सिर्फ थर्ड और फोर्थ में। ठीक है, चलिए लगभग कंप्लीट है, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, चलो एक बार फटाफट से रिकैप कराइए 500 को जल्दी से। 6 तरीके कौन से एविडेंस कलेक्ट करने के? चलो मैं पूछता हूं, फिजिकल वेरिफिकेशन क्लाइंट कर रहा है, आप उसे अटेंड कर रहे हो, ये तरीका कौन सा है? आप ना लेजर चेक कर रहे हो, ये तरीका कौन सा है? आप अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर रहे हो, ये क्या है? क्लाइंट ने बीआरएस बना लिया, दोबारा बना रहे हो, ये क्या है? ठीक, ट्रेंड को ऑब्जर्व कर रहे हो, एआरपी। फिल इन द ब्लैंक, एक्सटर्नल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल देन evidences obtained dash by an auditor are more reliable than the evidences obtained, दो ब्लैंक। ठीक है, evidences obtained in dash form are more reliable than oral form, evidences in dash are more reliable than photocopies। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। एक दो लास्ट के पॉइंट देख लें आप। सर टीओसी करते वक्त अगर आपको पता चलता है व्हेन द डेविएशन इज डिटेक्टेड, कुछ कमी है, इंटरनल कंट्रोल ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है, ऑडिटर एसेस करेगा, सुनना, जो मैंने टीओसी परफॉर्म किया है क्या वो काफी है, क्या मुझे कोई एडिशनल टीओसी परफॉर्म करना है, और आगे सब्सटेंटिव कैसे होंगे वो आपको उसकी रूपरेखा तय करनी होगी। आपने टीओसी परफॉर्म किया, आपको पता लगा देयर इज अ डेविएशन, आप शायद भूल चुके होंगे, मैं आपको याद दिला देता हूं। ऐसे 315 में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब मैनेजमेंट का रैप होता है और ऑडिटर मैनेजमेंट के रैप को चेक करता है, जब फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट को कोई बिजनेस रिस्क नहीं मिलता लेकिन ऑडिटर को बिजनेस रिस्क मिल जाता है, जब मैनेजमेंट को बिजनेस रिस्क नहीं मिलता लेकिन ऑडिटर को बिजनेस रिस्क मिल जाता है, एक दो पेज पढ़ेगा आपको मिलेगा, एक दो पेज आप पढ़ लो, ऑडिटर को बिजनेस रिस्क मिल जाता है लेकिन मैनेजमेंट को बिजनेस रिस्क नहीं मिलता, मतलब इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है। हम वहीं तो बोलेंगे यार कि देयर इज अ डेविएशन, आपका इंटरनल कंट्रोल जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, आपके इंटरनल कंट्रोल में कमी है। तो एक बात मुझे बताओ, जब आपको मिल गया कंट्रोल में कमी है तो ऑडिटर ये एसेस करेगा कि जो टीओसी उसने परफॉर्म किया है क्या वो एप्रोप्रिएट बेसिस दे रहे हैं आपके कंट्रोल भरोसा करने की, क्या हमें एडिशनल टीओसी परफॉर्म करने होंगे या फिर सब्सटेंटिव की रूपरेखा तय करके सब्सटेंटिव अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे, ये ऑडिटर तय करेगा टीओसी परफॉर्म करने के बाद कि वेदर द रिजल्ट्स ऑफ टीओसी provides an appropriate basis to put reliance on control। दूसरी बात, whether additional TOC should be performed, जो कुछ आपने किया है वो काफी था या और भी कुछ करना पड़ेगा कंट्रोल चेक करने के लिए, ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। और तीसरी बात, you will design the substantive procedure, तो जो आपको RMM मिला है अभी, the potential RMM needs to be addressed by the substantive procedure। एक बार रीड करो जरा 4th और 5th को फटाफट से, to put reliance on control। पोटेंशियल आरएमएम नीड्स टू बी एड्रेस्ड बाय सब्सटेंटिव। आपको आरएमएम मिल गया, आपको पता क्या गड़बड़ है,
तो सब्सटेंटिव रूल लगाते करो, सब्सटेंटिव नेचर का एक्सटेंड करके डिफाइन करो। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रोल परफॉर्म बाय द एंटिटी, कितना आप कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हो, सिर्फ बना के छोड़ दे, कंट्रोल इंप्लीमेंट ही नहीं है, ये कंटीन्यूअस ही नहीं है कंट्रोल, तो फिर मतलब नहीं है सर, अपने को ज्यादा करना पड़ेगा चेक करने के लिए। अपने को ब्लू वाला लिखना है इसमें, मैं आपको पहले भी कहा था, अपने को रेड वाला लिखना है, वापस समझने के लिए। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब लास्ट उस पे आते हैं पॉइंट पे। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा होगा कि ऑडिट एविडेंस में दो इंफॉर्मेशन होंगी, याद करिए। पहली वो इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में है, और दूसरी अदर इंफॉर्मेशन। याद है, पहली वो इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में है और दूसरी अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है सर, बहुत बार ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, मुझे ना ये यहाँ पे पढ़ाना नहीं पड़ता अगर 610 आपके सिलेबस से डिलीट ना होता। जैसे मैंने 505 यहाँ रेफर कर दिया ना, ऐसे में 620 मैं यहाँ रेफर कर देता 620, लेकिन वो सिलेबस से हट चुके हैं, यहाँ थोड़ी बहुत चर्चा करनी पड़ेगी, अदरवाइज सब वही रेफर टोटल। और जैसे 500 आपके सिलेबस में 500 पढ़ेंगे। एक बात बताइए सर, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है, मैनेजमेंट का वैल्यूअर है, वही तो आपका एविडेंस देगा, वही तो आपको वैल्यू बता रहा है कि इतनी इतनी जमीन की कीमत है। एक बात बताओ, ब्लाइंड फेथ कर लो एविडेंस पे, जो एविडेंस कहां से मिल रहा है, ये एक्सपर्ट की क्वालिफिकेशन, कंपीटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, उसकी 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 स्किल्स, ये सब चेक करना पड़ेगा, उसकी इंडिपेंडेंस चेक करनी पड़ेगी। भाई अगर आपको कोई एविडेंस मिल रहा है किसी ऐसे पर्सन से जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, तो क्या ब्लाइंड फेथ करेंगे या उसकी ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस के काम को चेक करेंगे, उसके जजमेंट को रिव्यू करेंगे, उसकी रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे? मेरे को आप सिंपल शब्द बताओ, क्या ब्लाइंड फेथ करेंगे या हमने थोड़ी बहुत चेकिंग करनी होगी? क्या ब्लाइंड फेथ करना है? नहीं। तो एविडेंस तो वहां से मिल रहा है यार, कहां से मिल रहा है एविडेंस? एविडेंस मिल रहा है फ्रॉम वर्क परफॉर्म बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट। क्या चेक करेंगे सर आप बताइए? ऑडिटर शेयर, सबसे पहले इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करना है? इवैल्यूएट करना है कंपीटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट। एक बात बताओ, अगर वो एक्सपर्ट एमडी का भतीजा है, क्या उससे ऑब्जेक्टिविटी की उम्मीद कर सकते हैं आप? क्या वो एक सही ओपिनियन देगा क्या? ना। अगर एक्सपर्ट प्रॉपर्ली क्वालिफाइड नहीं है, ये मैंने पॉइंट कहीं आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा, प्रॉपर्ली एजुकेटेड नहीं है, तो क्या हम उसके काम पे रिलाई कर सकते हैं क्या? ना। वो कितना लायक है वो देखो, उसने काम कैसे किया है वो देखो, और उसका काम ठीक है या नहीं वो देखो। इवैल्यूएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द वर्क ऑफ एक्सपर्ट। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने इस पॉइंट को 2-3 जगह आरटीपी एमटीपी के अंदर स्थान दिया है कि अगर आप ऑडिटर हैं, ठीक है, अगर आप ऑडिटर हैं, लेकिन दो जगह, दो अभी तक कितनी एमटीपी आरटीपी, दो जगह दिया है, एक किसी आरटीपी किसी एमटीपी। ठीक है, अगर आप ऑडिटर हैं और मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, तो वहां से एविडेंस मिलने से क्या करोगे आप बताइए? 3 चीजें चेक करेंगे, एक तो कंपीटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा भाई उसके काम को समझेंगे, और तीसरी बात एप्रोप्रिएट है या नहीं वो देखना है आपने। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया सर। अच्छा एक बात बताओ, एक एविडेंस तो एंटिटी से भी मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया बोर्ड मीटिंग एविडेंस वगैरह, एविडेंस फ्रॉम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एंटिटी। एक बात बताओ बच्चा पार्टी, क्या मिनट बुक पे वेरीफाई कर रहे हैं कि जो एंटिटी दे रही है वो सही होगी इंफॉर्मेशन? तो क्या करें? आप देखिए जो जानकारी दी गई है, क्या वो कंप्लीट है, क्या वो एक्यूरेट है? चेक करो साइन है नहीं मीटिंग के चेयरमैन का, कोई कोई रिपोर्ट बना के दी गई है, चेक करिए वो प्रॉपर है या नहीं। ट्रेड रिसीवर्स भी आपको डेटा से कहीं से कंफर्मेशन मिल रहा है वो चेक करो। क्लाइंट आपको लाके दे रहा है कि ये डेटा कंफर्मेशन है, डायरेक्टली मिलता है, और अनरिलायबल, नॉन रिलायबल, लेस रिलायबल, लेकिन मिलता है, देखो ये साइन नहीं है या नहीं, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा यार। दूसरी बात क्या है, आप देखिए जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है क्लाइंट से, एक तो पहली बात तो एक्यूरेट है, दूसरी बात वो इन्फॉर्मेशन प्रिसाइज है या नहीं। हमें बहुत सारी जानकारी मिली, लेकिन उसमें से हमारी जानकारी कोई काम की नहीं है, सारी नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, हम उसका झाड़ना है। हमने पहले भी कई बार पढ़ा है, हमारे लिए सिर्फ वही जानकारी रिलेवेंट है जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। जो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल नेचर की नहीं है, क्या वो हमारे लिए किसी काम की है बच्चे? नहीं। हमें सिर्फ दो चीजें चेक करनी है इसमें, you will obtain ठीक है ऑडिट एविडेंस दैट द इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट, कंप्लीट एंड एक्यूरेट, कंप्लीट एंड एक्यूरेट। और दूसरी बात, क्या वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए प्रिसाइज है? इवैल्यूएटिंग वेदर द इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज। आपको याद नहीं होगा सफिशिएंटली प्रिसाइज हमने एक टर्म पढ़ा था 520 के अंदर भी, जब हम सेट फैक्टर्स पढ़ रहे थे, सफिशिएंटली प्रिसाइज। ठीक है, खत्म हो गया जैसे 500। ठीक है, टुकड़े खा लो बैठ के, खैर कोई दिक्कत नहीं, अब खा लो टुकड़े। ठीक है, और तो मैं आपको बताऊं कोई बहुत भारी भरकम बातें नहीं पड़ी है, पॉइंट समेत मोटी डाल दिए कि कल को यार कहीं से पूछ रहे इंस्टीट्यूट बुरे भटके तो बनना चाहिए, पूछेगा क्या मैं आपको बताऊं इस पूरी स्लाइड से, इसको छोड़ दो तो करेक्ट इंटरेक्ट वगैरह पूछ सकता है बस। ठीक है, बस बुझिया खा लो, बाकी इस जगह से 2-3 थोड़े क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है इन केस। ठीक है जी, आप भी खाओ, मैं खाई हूं 2 दिन से, जीवन सब बंद है और बस चलता है। वीकेंड मतलब तबाही हो गई वीकेंड में, शरीर कह रहा है चाहते क्या हुआ, बुझिया के स्टूल लो, क्या क्या खाए सर, बच्चे कह रहे हैं पता नहीं साथी के पास क्या हो गया, कुछ तो खा गया है जो पढ़ाई जा रहे से बैठा हुआ है, खैर कोई दिक्कत नहीं, टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, गरम ब्रश कराओ बेटा, गरम ब्रश करा लो करेगा, ये जेवर खराब किया, सत्य मोहल्ला खाया। बोलो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? बच्चे मेरे अगला स्टूडेंट पढ़ाओ, पेश करो, जल्दी पेश करो, मत पढ़ बेटा ऐसे बात सोए, यथार्थ में लिखना कहां गया? आप ये सोच तो नहीं कर रहे इधर ही तो। अच्छा मैं क्या बोल रहा कहीं खाओ पियो ऐश करो चलो, थोड़ी बार खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो, है
ने भाई की डेडिकेशन भी देखी भाई की आपने, भाई ने इतना ऑलरेडी कराया, भाई चलाया क्लास में, मतलब मानना पड़ेगा बच्चों, भाई के जज्बे को सलाम, आप भी वो सीखो ऐसा। सही बात, ये तो ऑफ है, सही बात, ऑफ है शकुनी मामा के। मैं पहले जा चुका था, मंडे है, ये बागले में घूमेंगे आज, ठीक है, तो मैंने कहा इनको पहले रोक दो, ये एक आध घंटे में अपने आप शांत हो जाएंगे। चलो बच्चों, खैर कोई दिक्कत नहीं, 501 पड़ेगा बच्चे, वाह वाह क्या शरण चला रहे बस। हाँ भाई, फोटो देखी मैंने आपकी, इतने क्यूट लगे हुआ, गोलू मोलू, सही यार, स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम। ई का बवाल है, अरे कुछ बवाल ना है, बताओ ना सर। इस स्टैंडर्ड में हमको पढ़नी है 4 चीजें, हैं हाँ 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 हाँ, नहीं सही बात, हैंडसम नहीं हो, क्यूट हो आप, गोलू देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो 501, उसका नाम भी ऐसा रखा बेचारा, हैंडसम, तब भी हैंडसम लगे, पहले हैंडसम ऐसी बात नहीं, ये तू नाम सुन के लग रहा है मजाक नहीं, या तू नहीं भाई 20-25 लोग आगे वजह से, या तू से तू तक पहुंचने में 1 कुंटल वैसे निकल गया, ये आदमी नाम लगता है भाई, ऐसा लागो बढ़िया एकदम सैलमॉन। चलो खैर ठीक, मैं भी बहुत हैंडसम हूँ, कुलदीप, सही बात, माउंटेन ड्यू कह कितने सबसे बेस्ट है, जब तक आपसे नहीं मिला तब तक वैसे रहता समझे, खैर कोई दिक्कत नहीं। बोलो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? बच्चे कह रहे हैं जो पढ़ा दो वही पढ़ेंगे, चलो भाई जो पढ़ा वही पढ़ेंगे, आ जाओ फिर सारे के सारे। यहाँ ना हमें एसएन एविडेंस लेना है, 4 चीजों को लेकर, हैं क्या बोलते हो? हाँ सिर्फ 4 चीजों को लेकर, सिलेक्टेड आइटम बच्चों, वाह, मतलब सिलेक्टेड आइटम के लेंगे, हाँ सिलेक्टेड आइटम के लेंगे। अच्छा ये 4 चीजें कौन कौन सी बताओ बताओ बताओ, बता रहा हूँ ना, बताओ बताओ, अरे बेटा बताओ बताओ बताओ। पहला है इन्वेंट्री, आहो, दूसरा है एलिगेशन क्लेम, आहो, हैं हैं मतलब ऑलरेडी डिस्कस्ड, विल नॉट डिस्कस हियर। फिजिकल एलिगेशन बैलेंस शीट में सब कुछ पढ़ लिया है, एलिगेशन क्लेम 2 केस बात करो, 3 केस मुलाकात करो, इसी का पार्ट है। हाँ सभी का 500 का पार्ट है, पढ़ लिया, आधा चैनल हो गया, हाँ आधे ज्यादा 70 मिनट हो गया, हाँ ठीक बाकी, हाँ हो जाएगी थोड़ी देर में, 505 पढ़ेंगे, हाँ फिर ठीक है। लो 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 लो, कितना सुंदर गाता हूँ बच्चों में, खैर कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कह रहा आप जोरदार बोलते हो भाई, मेरे डैडी को बोलते सुन लो मेरा, अभी भी यहाँ से बात करता हूँ दूर से, खतरनाक आवाज है भाई, खतरनाक आवाज मेरी भी खतरनाक थी, फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, खैर कोई दिक्कत नहीं, करेला थी नींद खराब हो गई, खैर कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों कर लो, बच्चे ले जाओ, इतना चलते कुत्ते का सुनिए बंद कर देंगे घंटे में, फिर तो हाथ पे बांध के बैठना पड़ता है। देखो बच्चों, तो सीधे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पढ़े, हाँ बातचीत कह रहा है, गाना की सुनो भाई, छुट्टी ना है मेरे पास 10 रुपए का नोट मिनिमम, उससे मेरा कुत्ते उजाला चल रहा है। देखो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, साथ मिलके बढ़िया एकदम, एक बैंड क्यों बना देते आप, मैं उसका लीड सिंगर बनूंगा, ठीक है, पूरा टू जैकेट पहन के ना सब हो जाएंगे सबके, चलो चलो रैप, मैं बोलूंगा बच्चों रैप गाना है, बच्चों कौन सा रैप, और इतना कर रैप क्या मैनेजमेंट कर रहा है, पब्लिक देख दना पागल आ गए भाई। चलो ठीक, कॉम्बो दे दो रैप का 899, ये भी ठीक है, बस करो रे, हम खाया पिया, ठीक है सर, एक आज रैप हो ही जाए, हाँ हो गया ना आपका, चलो यही तो मौज मस्ती देने। वैसे एक बात ऐड आता है, अपनी मौज मस्ती दिलाएंगे, सही में ऐसा लगता नहीं आपको, क्या सही में दिन आई आएगी लगता है मौज मस्ती वाले, बिल्कुल एक दो बार फील हो निकल गया अपनी मौज मस्ती बढ़िया दिलाने वाले वापस, सुन कितना अच्छा लगता है, इतना लगता है अपनी मौज मस्ती दिलाएंगे। चलो शुरू करते हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। देखो बच्चे, बोलो से बोलो भाई, सुनो मेरी बात, मैनेजमेंट कह रहा है ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो कैसे मान लॉन्ग टर्म है, मतलब ऐसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म सही में लॉन्ग टर्म है नहीं, वो कैसे होगा, मैनेजमेंट से बात करो, मैं बताऊं लॉन्ग टर्म है और कैसे होगा, प्रोसीजर परफॉर्म करो, क्या हाल है कंपनी की, कंपनी लगातार घाटे में चल रही है, पैसे नहीं है, खत्म होता जा रहा है, आप मैनेजमेंट बोले क्या लगता है, क्या इन्वेस्टमेंट तब तक कंटिन्यू, क्या 25 साल, क्या 2 महीने चल जाएगा, मुझे करना बेच खा रहे बैठ के तुम सब निकलने कहीं के, ठीक है, अभी 25 साल करेंगे, 25 साल 2.5 साल कंपनी चल रही है आपकी है, सर बात करो उनके कैश फ्लो देखो, उनकी सिचुएशन देखो, भाई बात बताओ, कंपनी लगातार घाटे में है, ठीक है, कंपनी लगातार घाटे में है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या आप ये मानेंगे कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है? भाई एक आदमी एक इंसान की बात करो, कमाई नहीं रहा है, तो कमाएगा तो चलेगा कहां से, इन्वेस्टमेंट बचेगा करेगा। आई नो मेनी पीपल इन माय लाइफ जो इंडस्ट्री खा रहे हैं जीवन में, उनके भाई चलेगा, बड़े जमीन है, बेच काम कर रहा है, बेहतरीन शानदार एकदम, क्या कोई दिक्कत नहीं, हमेशा रॉयल लाइफ हो रही है भाई साहब, मैं तो 4 लोग जानता हूं ऐसे, एक आध 2-3 मेरे कजन हैं, 2-4 आचार्य लोग हैं, सुबह उठते 10 बजे नहा धो के तैयार होके 12 बजे, एकदम मुझे क्या कर रहे हो, थोड़ा काम हो जाता काम करके आना, जरूरी बात, बैंक जाते हैं, बैंक लोग जाते हैं भाई लोग, चलो ये भी ठीक है। तो ऑब्टेन एसेंट एविडेंस, भाई लाना पड़ता है कि बहुत काम चल रहा है, दिखाना तो पड़ता है, देखा मैं आप लोग बड़े रोजगार के बैठे हुए, कि घर में रहते हैं, लेकिन मैंने बोल दिया फ्रेंड्स कि भैया के काम करने नहीं जाते क्या, अरे मोरी भैया ई का देख लो, देखो एसेंट एविडेंस, सर एसेंट एविडेंस सुनो, चुप जाओ, एसेंट एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा अबाउट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए
सबसे पहले क्या करें सर, सबसे पहले एविडेंस इकट्ठा करो ओनरशिप को लेकर। ना क्या है एफडी का कितना 10 साल 12 साल किया एफडी लगाओ, जाओ एफडी सर्टिफिकेट लगाओ ना। ऑब्टेनिंग एविडेंस अबाउट ओनरशिप एंड एक्जिस्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, समझो एफडी सर्टिफिकेट है तो एफडी एग्जिस्ट कर रही है और क्लाइंट के नाम पे है, क्लाइंट के नाम पे है तो ओनरशिप भी है। पढ़ा हुआ पॉइंट हमने पहले सब, ठीक है। हमारा इन्वेस्टमेंट आता नहीं, इसलिए पढ़ा है, इन्वेस्टमेंट टॉपिक है नहीं आपको क्या कल कुछ भी मतलब बैंक वर्ड ऑटोमेटिक कौन पढ़ाएगा, ही हां वो ही चलो भाई अभी ऑब्टेनिंग एविडेंस अबाउट ओनरशिप एंड एक्जिस्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्राई करो। चलो सर देखिए कि क्या एंटिटी सही में इसे लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर पाएगी क्या, क्या एंटिटी इसे सही में लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर पाएगी क्या। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वीक फाइनेंशियल पोजीशन है तो क्या हम कंसीडर करेंगे कि एंटिटी इसे लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर पाएगी। आप मुझे बताइए बच्चा हमारी, इंश्योर दैट एंटिटी हैज द एबिलिटी के ट्यूबलाइट चेंज करने के पैसे तुम्हारे पास 3 दिन से ट्यूबलाइट खराब है, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करेंगे 12 साल तक, बेचो बाकी एक आदमी छोटी बेचो 50 लाख की, कम से कम एडिट चेंज करो, हैज द एबिलिटी टू कंटिन्यू द स्पेंड। क्या नेगेटिव देते हैं चलो बात हो गई। अच्छा क्या है पानी पी लो। इसकी चर्चा नहीं होगी बिल्कुल आगे विकास, ठीक है। अरे बच्चा अरे और क्या करें सर, एफडी सर्टिफिकेट मांगी, ठीक किया, चेक में कर दिया, सबकी कोई दिक्कत तो नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन देख ली, ठीक किया। अब क्या करना, अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट से। चलो यही काम बचा है, बच्चे ये बढ़िया सब्जेक्ट है, बात करो उसको, लिखो की बात करनी है और बात पे तो भरोसा कर नहीं सकते ना, बात पे तो भरोसा कर नहीं सकते। डब्लू वालू कह दो भाई इकरारनामा तो भाई कह रहे हैं डब्लू आर तो राइटिंग में कब से डाला। बच्चे बहुत प्यारे हैं, मलिके एकदम सच्चे हैं, ये भरेंगे कॉपी एग्जाम में, यही बच्चे भरेंगे कॉपी, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन तो है ही नहीं। सर डब्लू आर में क्या वगैरह बताओ, वही यही सब मान लो, बड़े लिख के दो कि जो जानकारी दे रहे हो कंप्लीट है, जो वैल्यू आपने बताई है वो प्रॉपर है और आगे लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करोगे। 3 बातें मान देना डब्लू आर में, जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट दिया वो कंप्लीट है, जो वैल्यू बताई है वो प्रॉपर है और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करेगा ही करेगा, ये आपका काम है, ठीक है। दैट द इन्फॉर्मेशन इज ट्रू, पहली बात, दैट द वैल्यूएशन इज प्रॉपर, दूसरी बात, और तीसरी बात दैट द एंटिटी हैज एन इंटेंट टू कैरी ऑन दिस इन लॉन्ग टर्म, एंटिटी हैज इंटेंट टू कंटिन्यू इन द लॉन्ग टर्म। सर हमें मैनेजमेंट अगर ये दे देता है, जानकारी मिल जाती है तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, ऐसे एविडेंस चाहिए अपने को, ऐसे एविडेंस मिल जाता है बहुत बढ़िया बात है, बहुत चंगी बात है। और जो नहीं मिला तो क्वालिफाइड रिपोर्ट, हां क्वालिफाइड स्कीमर, कैसे एविडेंस मिला, ब्रह्मास्त्र, एविडेंस नहीं मिला बच्चे, रिपोर्ट तो मॉडिफाई करनी पड़ेगी, क्वालिफाइड है टॉप, सही बात। ठीक है, मैं वीकेंड में कहीं गया था तो किसी से मिला भाई, तो चार बोले मैं दूध ले जा सके, अभी मुझे तो खत्म होगा, बढ़ जाने बोल तो वो बढ़ जाएंगे, 20 लाख हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। मैं यार सारे इन्वेस्टमेंट छोड़ दिए बोले बोले जमाने में खरीद देखो, मैंने कहा कितना बढ़ गया और नाटो वाले अंदर हुए, मैं कोई बात नहीं तेरे ऊपर कोई वो के इधर से कहते हैं किसी काम करेंगे, मैं सही करेगा, ठीक, खैर कोई दिक्कत नहीं। लोग कहां कहां इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या क्या सोच के करते हैं और उस पर एडवायर करते हैं और वो चाहते हैं हम भी एडवायर करें, हम भी ऐसी बेवकूफी तारीफ करें। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, भगवान उनका भला करे। चलो तो अब बात करते हैं सेगमेंट इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन कह रहे टॉप डिस्क्लेमर हो गई है, ठीक है, कुछ और मत लिखाना एग्जाम में। गुड इवनिंग को याद कर लिया बच्चों, हाँ सुनो, एंटिटीज के अपने अपने सेगमेंट होते हैं और कोई भी कंपनी आप ले लें उसके अपने सेगमेंट्स होते हैं। तो देखो सब्सिडरी होना, एसोसिएट होना एक चीज है, लेकिन फॉर एग्जांपल अब मानो हीरो होना है, मान लेते हैं हीरो है, अब वो सेगमेंट उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है और बाकी गाड़ियां नॉर्मल गाड़ियां तो थी, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग शायद आपने मेरे ख्याल A17 के अंदर सुनी होगी, A17 के अंदर। तो सेगमेंट एक तरह के होते हैं, ज्योग्राफिकल भी होते हैं, वैसे भी होते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है इसको सेगमेंट के अंदर, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए। सुनो हाँ, एक वो प्रोडक्ट वाइज, एरिया वाइज, वही कहता हूं, बिजनेस सेगमेंट होते हैं, ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। सुनिए जरा ध्यान से, कई बार सेगमेंट आपके बाहर भी होते हैं कंट्री से, ठीक है। सर अगर आपका सेगमेंट है तो रिपोर्टिंग आप उसकी भी कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं मैं भी, मैनेजमेंट फाइनेंशियल तो बनाएंगे, फाइनेंशियल जानकारी आएगी, दो तरह की फाइनेंशियल वैल्यू बनाने, वैसे जानकारी से नहीं आनी। सर ऑडिटर क्या करेगा सेगमेंट इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए, देखो भाई मैं आपको बताऊं सिंपल बात, ऑडिटर को यहां सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को एंटिटी के फाइनेंशियल में प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट और डिस्क्लोज किया गया है नहीं, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को एंटिटी के फाइनेंशियल्स में प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट और डिस्क्लोज किया गया नहीं। हमें सारा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंटेशन डिस्क्लोज चेक करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना।
ठीक है। ऑडिटर को यहाँ पे एस एंड एविडेंस चाहिए, वो यहाँ चाहिए था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वहां भी चाहिए था। obtain S&A evidence about presentation disclosure of segment information, about presentation disclosure of segment information। इसके लिए आप क्या करोगे बताओ? इसके लिए आप सबसे पहले तो सुन मेरी बात ध्यान से, चेक करिए मैनेजमेंट के तरीके क्या है। obtain an understanding of the methods of management, मतलब किस तरीके से मैनेजमेंट सेगमेंट के साथ किए हुए ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है, किस तरीके से उन्हें रिकॉर्ड करता है, किस तरीके से बजट के साथ आप कंपेयर करते हैं, किस तरीके से आप एसेट का एलोकेशन करते हैं। क्योंकि एक बात बताएं, अगर कंपनी की एसेट 100 करोड़ की है, उसमें सेगमेंट की 25-30 करोड़ की एसेट है और आपकी जो मेन है वो तो 70 करोड़ की, तो सर सेगमेंट इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज की गई है या नहीं, उसको समझने के लिए सबसे पहले मैनेजमेंट के तौर तरीके समझने होंगे कि मैनेजमेंट किस तरीके से इन चीजों को डील करता है। यू हैव टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट, समझना इसको समझना पड़ेगा। ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट। सर जब हम मेथड्स की बात करेंगे तो हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो भी रेवेन्यू का एलोकेशन है या कोई भी चार्जेस हैं दो सेगमेंट के बीच में, कोई पटना है, कोई ट्रांसफर फी पेमेंट आ गई, वो पेमेंट सेगमेंट हो जाएगी, सेगमेंट पेमेंट एक साथ आ गई, तो जो भी आपने कलेक्शन किया है, जो भी चार्जेस आपके बीच में बटने हैं, जो ट्रांसफर्स है, उसे मैनेजमेंट कैसे किस तरीके से बांट रहा है भाई। या तो आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम हो, या तो आपने ऑटोमेटेड सिस्टम में अपने लगाया हो कि भाई अगर ये एलोकेशन आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये रेवेन्यू आ रहा है, उसमें से एक पार्ट सेगमेंट का है तो सेगमेंट के उसमें चला जाएगा, ये बचेगा मेन के लिए। इसके लिए आपको तरीके समझने होंगे। अगर मैनेजमेंट के पास प्रॉपर तरीके हैं सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के, प्रोसेस करने के, तभी डिस्क्लोजर प्रॉपर होगा। अगर मैनेजमेंट के पास कोई प्रॉपर सिस्टम तौर तरीके नहीं है, सारी अकाउंटिंग एक साथ हो रही है, ना कोई एलोकेशन हो रहा है, ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ना उनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं आपस में, तो सर जब ये सब कुछ खराब है तो आप कैसे बिलीव कर सकते हो जो एंड रिजल्ट होगा फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर का वो प्रॉपर होगा? क्या आप मानेंगे कि सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली प्रेजेंट या प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया गया है जब मैनेजमेंट के तरीके ही ठीक नहीं है, जब मैनेजमेंट के पास अपने मेथड्स ही नहीं है, तो सर कैसे करोगे? ठीक है, तो आपको इसमें समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि क्या सेल्स है, क्या पैसा है, क्या चार्जेस हैं जो पढ़ने हैं, ठीक है, किसके बीच में, सेक्टर के बीच में। चलो जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो करनी रहे, आपने कर दिया वैसे सेगमेंट्स। दूसरा बताओ जी। हाँ हाँ, ठीक, किस तरीके से आप उन फिगर्स को कंपेयर करते हैं विद द बजट, किस तरीके से एसेट का एलोकेशन होता है। एक बात बताओ, अगर सेगमेंट की एसेट को आपने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं किया ए 17 के हिसाब से, क्या हम पीएनडी प्रॉपर मानेंगे? क्या हमें एस एंड एविडेंस के तहत पता लगा कि क्या प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया गया है? ठीक है, तो उस केस में हमें ये एस एंड एविडेंस देना पड़ेगा कि क्या सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया गया है या नहीं। ठीक है, उसके आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि मैनेजमेंट के तरीके क्या है। तरीके में आप देखिए मैनेजमेंट किस तरीके से सेल बांट रहा है, किस तरीके से वो कंपैरिजन कर रहा है बजट के साथ, किस तरीके से एसेट एलोकेशन कर रहा है, किस तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है प्रायर पीरियड्स। अब पता चला हर साल नए तौर तरीके आ रहे हैं, तो सर फिर तो दिक्कत आएगी ना, कंसिस्टेंसी नहीं होगी पॉलिसी में। ठीक है, इसके लिए अपने को करना क्या है, कुछ ना करें अपन, सबसे पहले ये चेक करिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, इवैल्यूएट करना होगा, इवैल्यूएट वेदर डिस्क्लोजर इज एज पर एफआरएफ। एफआरएफ मैंने आपको बता दिया, मेन तो एएस 17 है, ठीक है, और आपने मेथड समझ लिए, एक बार जरा उसको टेस्ट कर लो सैंपल बेसिस पे कि वो मेथड ठीक है या नहीं, ठीक है, और आपकी वगैरह कोई प्रोसीजर परफॉर्म वगैरह करके इसे चेक कर लो। इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, ये आ गया एक पॉइंट, ये आ गया बी, परफॉर्म एआरपी और अदर प्रोसीजर्स। दो चेक करनी है आपने सर, चेक करिए पीएनडी प्रॉपर है या नहीं, उसके लिए मेथड को समझिए और प्रोसीजर परफॉर्म करिए। मेथड में क्या समझना है, चार चीजें, कैसे वो सेल बांट रही है, कैसे एसेट एलोकेशन है, क्या प्रायर पीरियड का कंसिस्टेंसी है, और बड़े तरह का कंपैरिजन कर नहीं करे। जो भी मेथड्स हैं उसको समझो, उसे चेक करो और देखो एज पर एफआरएफ डिस्क्लोजर है या नहीं। बस इतना ही पढ़ना है सेगमेंट के अंदर, इतना ही पढ़ना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर, इतना ही पढ़ना है ट्रांसफर के अंदर। 501 खत्म हो चुका है। देखो जी, हम जब नॉर्मल एंट्री चलाते हैं ना तो भी बजट का कंपैरिजन करते हैं सेट परफॉर्म करते हो। तो आप बताइए जब बजट बना होगा तो बजट की मेन बिजनेस के लिए भी है और सेगमेंट के लिए भी है, तो उस सिचुएशन में जब आप यहां के फिगर्स कंपेयर कर रहे हो तो सेगमेंट के फिगर्स भी कंपेयर करो ना, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप होलसेल कंपैरिजन करोगे तो फर्क दिख सकता है ना आपको, लेकिन अगर आप सेगमेंट वाइज चेक करोगे तो आपको एक्चुअल ट्रू पिक्चर मिलेगी उस केस में। जब आपके तरीके ठीक होंगे तो डिस्क्लोजर तो अपने आप ठीक होगा, अगर तरीके नहीं है आपके पास तो डिस्क्लोजर खराब होने वाला उस केस में। ठीक है, एक बार रीड करो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन पर रीड करो, एक बार रीड करो, मैं बताता हूं। ये सिलेक्टेड आइटम्स हैं, इंपॉर्टेंट माने गए हैं, रेलेवेंट हैं, कनेक्टेड हैं चीजों के साथ, इसीलिए इनके लिए अलग स्टैंडर्ड बना दिया। कहां पे है रेंसी, पीएनडी प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, लिटिगेशन एंड क्लेम, अरे यार लिट्टी चोखा,
ये भी ठीक, ये भी ठीक है बच्चा पार्टी, आनंद लो जीवन के। सही बात, लड्डू पेड़ा मेन कांस्टेंट, एवरीथिंग विल चेंज। खैर ये भी सही है। ठीक है, नीरल, नीरल कहाँ है बताएंगे आप? निराली, स्मृति निराली। हो गया तो आगे बढ़ना, ये सब करने टाइम थोड़ी दिया मैंने। छोटे छोटे स्टैंडर्ड हैं ये सब। ओहो, शुक्रिया जी, शुक्रिया। चलो जी, 501 का रिकैप लो फटाफट से। ले लो, ये हो गया डन, ये हो गया डन, जो पहले पढ़ा हुआ था। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बड़ी सिंपल सी कहानी है, बड़ी सिंपल सी कहानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर हैं, क्या एंटिटी सही में लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर सकती है या नहीं, आपको वो चेक करना होगा। पहली बात, अगर लॉसेस हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो शायद लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू ना कर पाए। दूसरी बात, एंटिटी से ओनरशिप को लेकर, एग्जिस्टेंस को लेकर एविडेंस दीजिए, शेयर सर्टिफिकेट, एफडी सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट, जो भी है वो लीजिए, कंफर्म होना चाहिए ओनरशिप एग्जिस्टेंस है, क्लाइंट लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करेगा। डिस्कशन करो मैनेजमेंट के साथ, लो अगर एविडेंस मिल जाता है बहुत बढ़िया बात, नहीं मिलता मैं रिपोर्ट बात करता हूं। इसमें है कि लॉन्ग टर्म में चार चीजें करनी है, एविडेंस ओनरशिप का सबूत चाहिए, कंटिन्यू करेंगे लॉन्ग टर्म में, यानी वो देखना है, डिस्कशन करना है, डब्ल्यू में बात करना है, ये कर लिया बढ़िया, एविडेंस मिला बहुत बढ़िया, नहीं मिला रिपोर्ट नहीं करेगा। एक आगे बढ़े सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में दो चीजें करिए, दो चीजें हमको चेक पीएडी करना है, चेक से पीएडी करना तो दो चीजें देंगे, एक तो मेथड्स को और प्रोसीजर परफॉर्म करने, मेथड्स है या नहीं इवैल्यूएट कर लो, क्या वो ठीक है या नहीं उसे चेक कर लो, बस। मेथड में चार चीजें, वो कैसे अपने इनकम को बांट रहे हैं, सेल बांट रहे हैं, वो कैसे एसेट एलोकेशन कर रहे हैं, क्या बजट से कंपैरिजन करते हैं या नहीं, और चौथी बात प्राइस पीरियड का कंसिस्टेंसी है। ये चीजें अगर वो कर रहे हैं तो तरीके ठीक है, मतलब पीएडी ठीक होगा, अदरवाइज पीएडी को हम सही नहीं मानेंगे। हमारा काम तो एसेट एविडेंस इकट्ठा करने का है, अगर ये चार एविडेंस मिल जाए बहुत बढ़िया, नाम रिपोर्ट मॉडिफाई करो, क्या आपका काम जो है वो आपका एसेट एविडेंस देना है, पीएडी प्रॉपर है। ठीक है जी, चलो अब फटाफट से रूटीन में जल्दी क्वेश्चन क्या कर देना, ठीक है। मिक्स मैच पूछ रहा हूं, इंटरनल कंट्रोल में कौन सा प्रोसीजर इंप्लीमेंट करोगे, कौन सा प्रोसीजर इंटरनल कंट्रोल के लिए? क्या अकेले टीओसी काफी होगा, साथ में 501 के अंदर चार चीजों के लिए एसेट एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा, स्पेसिफाइड में चार चीजें, कौन कौन सी? इन्वेंटरी, लिटिगेशन, ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्लाइंट कह रहे लॉन्ग टर्म सही होंगे, लॉन्ग टर्म में चार चीजें कौन करनी पड़ेगी, चार चीजें कौन कौन सी? एक तो दो तो मैं बता दूं, डिस्कशन में दूंगा, अब बाकी दो तो ओनरशिप और एक्जिस्टेंस चेक करना पड़ेगा, और एस सर्टेन करना पड़ेगा, और एस सर्टेन करना पड़ेगा क्या इसे लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करेंगे या नहीं। ठीक, अच्छा आप सुनो जी, साथ में सब्सटेंटिव में दो तरह के प्रोसीजर होते हैं, कौन कौन से? तो दोनों साथ में परफॉर्म कर सकते हैं क्या? अगर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उससे उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी एविडेंस इकट्ठे कर रहे हो, तीन तीन चीजें क्या क्या करें? सबसे पहले तो कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब देखना पड़ेगा। दूसरा, उसके काम को समझो, अंडरस्टैंड हिज वर्क, अंडरस्टैंड हिज वर्क। तीसरा, क्या उसका वर्क एप्रोप्रिएट है या नहीं वो देखो, उसका वर्क एप्रोप्रिएट है या नहीं वो देखो, वो देखो। टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते वक्त चार तरह क्वेश्चन में आपको बताएगा, कौन कौन से? चार तरह क्वेश्चन में आपको बताएगा कौन कौन से, कैसे परफॉर्म कर रहे हो, किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, कौन परफॉर्म कर रहा है, कब परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक बात बताओ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने के बाद ऑडिटर तीन चीजें देखेगा। पहली बात, क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट एप्रोप्रिएट है क्या, कि कंट्रोल भरोसा कर सके। दूसरी बात, क्या मुझे एडिशनल टीओसी परफॉर्म करने हैं क्या। और तीसरी बात, जो यहां हमें मिला है सब्सटेंटिव से कैसे डील करेगा, ये तीन बातें। बस इतना ही पड़ा है और क्या, 500 501 के अंदर। ठीक है, अच्छा इसके साथ एक चीज और बाकी थी, मैंने कहा कुछ तो एक चीज छूट रही है, बहुत छोटा टॉपिक है 500 के अंदर ही। एविडेंस बच्चे दो हेड में बांट सकते हैं हमेशा, एविडेंस को हमेशा, एक तो अकॉर्डिंग टू सोर्स, एक्सटर्नल एविडेंस, और इंटरनल एविडेंस, और अकॉर्डिंग टू नेचर। नेचर के आधार पे एविडेंस तीन तरह के होंगे, डॉक्यूमेंट्री, ओरल, विजुअल। फिजिकल वेरिएशन को ऑब्जर्व करना, विजुअल, जो दिखेगा वही मानूंगा। आपको देखी मूवी देखी आपने, उसको तब तक सच नहीं मानूंगा खुद ना देख लूं। ठीक है, चलिए बढ़िया। वो एक मूवी है, आपको देखी, संजय मिश्रा रहता है, कह रहा है तब खुद ना देखो तब तक सच नहीं मानूंगा। कहता भाई तू कह रहा शेर होगा घाट का कैसे मानूं, लेकर जाते हो चिड़ियाघर में, कहते तब खुद नहीं किसी बात को कैसे मानूं, क्या ये होता है।
देखो, तो एक्सटर्नल एविडेंस बड़ा सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। इंटरनल, डॉक्यूमेंट्री, ओरल, विजुअल, इतनी बार पढ़ चुके हैं कि पूछ लो, ठीक है। बस कभी पूछ लो पता होना चाहिए कि एविडेंस एविडेंस कितने तरह के होते हैं। अच्छा ये बताओ, नहीं कभी क्यों एक्सटर्नल एविडेंस, अरे पढ़ाई लो यार। इंटरनल एविडेंस, ये बताओ जो एविडेंस एक्सटर्नल सोर्स से आएगा, जो एक्सटर्नल सोर्स आउटसाइड एंटिटी ओरिजिनेट होगा, उसे क्या बोलेंगे? व्हिच इज ओरिजिनेटेड आउटसाइड एंटिटी। कोई एग्जांपल दोगे आप? एनी एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल एविडेंस? थर्ड पार्टी और कुछ नहीं, आप थर्ड पार्टी कंफर्मेशन कराओ। बैंक स्टेटमेंट और परचेज इनवॉइस। कह रहे फैक्ट्री गार्ड का रजिस्टर, क्यों फैक्ट्री बाहर बैठता है ना। तो ये भगवान, मेरे ऊपर तुम एक काम करो आज, व्हिच इज ओरिजिनेटेड विद इन द एंटिटी। ये बताओ सेल्स इनवॉइस की कॉपी क्या होगी? सेल्स इनवॉइस, अरे यार मस्ती बहुत कर रहे हो आप लोग। सेल्स इनवॉइस की कॉपी क्या होगी? इंटरनल एक्सटर्नल है? सैलरी शीट। ये बताओ कौन सा एविडेंस ज्यादा रिलायबल होगा? एक्सटर्नल और मोर रिलायबल? इतना आपको क्वेश्चन से पूछेगा नहीं इंस्टीट्यूट, फिर भी अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हुए तो कौन सा एविडेंस रिलायबल हो सकता है? उसकी रिलायबिलिटी को फर्क पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होने से। कौन सा एविडेंस इंटरनल कंट्रोल से अफेक्ट होगा? इंटरनल एविडेंस। एक्सटर्नल एविडेंस आर नॉट अफेक्टेड बाय इंटरनल कंट्रोल, कैसा भी हमें क्या मतलब, बट इंटरनल एविडेंसेस आर अफेक्टेड बाय आईसीएस। ठीक है जी, मतलब ये है 500। आप कहां ऐसा पढ़ाने लगे थे? मजे उसमें आ रहे जीवन के। हाँ हाँ, मजे के चक्कर में लटा 6 भाजी में चक्कर लगा इंस्टीट्यूट। सर आज किसी की शादी खत्म हो गई, क्या बोल रहा पता लग रहा है? आपके क्या करवा दूं मैं? डेस्परेशन की सीमाएं पार कर चुके हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, भगवान का भला करे। इनको सद्बुद्धि मिलनी चाहिए बच्चों को, बुद्धि मांग के हो चुका है। अरे अभी कहां छुट्टी दे रहे हो भाई, छुट्टी देंगे लंबी टेंशन ना लो की बात। सही बात बच्चों, जीवन व्यवस्था क्या है? आओ बच्चों, बात तो बात पड़ी, बच्चे कह रहे हैं तीसरा स्टैंडर्ड ट्रैवल कर रहे हैं। अरे लिखा ही क्या है, पूछे जाना। चलो फिर ठीक है, आओ बच्चों एक्सटर्नल कंफर्मेशन पढ़ेंगे, बहुत इजी है। चलो सर मेरी करवा दो शादी, नई नई चीजें मिलेंगी, शॉपिंग को झाड़ू पोछा करना पड़ेगा साथ में। चलो आगे बढ़ते हैं, इसलिए सीएम जाओ जीवन जियो। आओ द्राक्ष आओ, बर्तन बोनस। देखो जी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन में छोटी मोटी बातें पढ़ते हैं, ठीक है। और आपका जो हरकतें हैं, ठीक है, तो नहीं आप तो आई है ना चलो, आपको बोलने का थोड़ी तो फिर बोला मेहमान हो, ये वो लोग हैं जो रूम के अंदर आने के बाद बोलते हैं कम इन सर, ठीक है, गुस्से चले जाते हैं, ना कोई बुलाता है ना कोई चाहता है कि आप, फिर भी खैर कोई दिक्कत नहीं। धतूरा खा गया था क्या जो आके टके ऊपर सुनाया आपको जूते मुझे, खैर ये भी थी। अब बस बहुत हो गया, समझा रहा हूं, वरना रेस्ट ऑफ द लेक्चर जो है बंद हो गई होगी कहानी। चुप रहो, समझा रहा हूं। सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है? बहुत बार एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते हैं, क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं, और क्या कैसा, सारी बातें करेंगे। बहुत इजी, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर स्टैंडर्ड है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, सुनिए अपने को चुप रहेंगे सारे बच्चे। सबसे पहली बात, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब क्या है और क्यों लेते हैं? सुनो मेरी बात ध्यान से। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज अ डायरेक्ट रिस्पांस फ्रॉम थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से जो सीधा संवाद आपका हो रहा है और थर्ड पार्टी आपको रिस्पांस दे रही है, वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है। सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन इसलिए देते हैं क्योंकि मैनेजमेंट के दी गई जानकारी पे आपको भरोसा नहीं है। यू हैव टू फॉर्म और यू आर अबाउट टू फॉर्म रिलायबिलिटी ओवर द एविडेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के दिए गए सबूतों पे आपको भरोसा नहीं है, मैनेजमेंट के एविडेंसेस पर रिलायंस फॉर्म करना है, तो ऑडिटर रिलायबिलिटी फॉर्म करने के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज अ डायरेक्ट रिस्पांस फ्रॉम थर्ड पार्टी। क्यों लेते हैं बच्चों, बताओ? क्योंकि आप मैनेजमेंट की द्वारा दी गई जानकारी पर रिलायबिलिटी फॉर्म करना चाहते हैं, टू मेक श्योर द रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंसेस प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। मुझे कोई 4-5 एग्जांपल दोगे आप कि कब लेंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन? कब कब लेते हैं? आप तो खैर बहुत बार पढ़ चुके हो, बोलते जाओ कब कब। डेटर, क्रेडिटर, बैंक, क्लाइंट, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, लॉयर, ठीक है। कह रहे हैं कैश हो रही एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेंगे। हाँ कैश को रखवाया हुआ ना किसी के पास। डेटर, क्रेडिटर, बैंक, इन्वेंटरी हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, जो ब्रोकर वगैरह है वो, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं।
ट्रेड पेबल बोलते जाओ ट्रेड पेबल, बहुत सिंपल सिंपल पॉइंटर, ये स्टैंडर्ड ना बहुत बार पढ़ चुके हैं। ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, और मेरे बच्चे और मिनट, बैंक। ठीक 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 ठीक। आपको दो बातें बताता हूं, सुनना ध्यान से, छोटी लेकिन मोटी बात है, छोटी लेकिन मोटी बात है, या फिर लिखने लेकिन शुरुआत में चर्चा हुई, मैं आपको बता देता हूं। सर जब आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते हैं ना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, तो भले ही आप किसी एक चीज का एविडेंस लेना चाहें, एक्सटर्नल कंफर्मेशन दूसरे के लिए तो ले सकते हैं। अगर बैंक से बैंक बैलेंस जानने के लिए गए तो लोन के बारे में पूछ सकते हैं, कोई मनाही थोड़ी है सर। अगर अगर आप बैंक से उसके लिए पूछ रहे हैं तो इसके लिए तो पूछ सकते हैं, दिक्कत थोड़ी है सर। ठीक है, तो ऑडिटर 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 वहां पे अदर एविडेंसेस भी ले सकता है। एक चीज से दो निशाने, कई निशाने। थ्रू एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑडिटर कैन ऑब्टेन अदर, छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, अदर एविडेंसेस आल्सो। शो मत करो बच्चे, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात। ठीक है, पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा से कुछ रहना भी। दूसरी बात, आपको पता है बच्चे, जब आप थर्ड पार्टी से पूछते हैं तो कई बार कुछ चीजों को लेकर वो आपको रिलायबल कंफर्मेशन दे सकता है, कुछ चीजों को रिलायबल कंफर्मेशन नहीं दे सकता। मैं आपको बताता हूं, जैसे आप डेटा से पूछते हो कि जी बैलेंस ठीक है, आप बैलेंस कंफर्म कर लो, रिलायबल दे सकता है। लेकिन जब आप डेटा से पूछोगे रिकवरेबिलिटी को लेकर, किसी क्लाइंट को कह रहा है 45 दिन में पैसे दे दोगे, दे दोगे आप? मना थोड़ी करेगा आपको, तो बोलेगा हाँ दे दूंगा, देगा नहीं देगा बात अलग है। एक ही पार्टी डेटा को लेकर ही किसी बात में रिलायबल कंफर्मेशन दे सकती है, किसी बात को लेकर नॉन रिलायबल। तो एक पार्टी की हर बात पर भरोसा नहीं कर सकते ना। अगर डेटा से बैलेंस को लेकर पूछ रहे हो तो उसका रिप्लाई रिलायबल हो सकता है, लेकिन अगर डेटा से रिकवरेबिलिटी को लेकर पूछ रहे हो तो उसका रिप्लाई रिलायबल नहीं होगा, उसका रिप्लाई रिलायबल नहीं होगा। ठीक है, कुछ केसेस में ध्यान रखिए, वहां उसे रिलायबल नहीं मानते। ठीक है, समटाइम्स द रिप्लाई ऑफ थर्ड पार्टी विल वर्क एज नॉन रिलायबल ऑडिट एविडेंस। जैसे अगर डेटा से कंफर्मेशन ले रहे हो, ठीक है ना, तो बैलेंस को लेकर रिलायबल कंफर्मेशन दे सकता है, लेकिन रिकवरेबिलिटी को लेकर शायद रिलायबल कंफर्मेशन ना दे पाए, ठीक है, चलिए अब सुनने मेरी बात ध्यान से। सर दो तरह की रिक्वेस्ट होती है, अगर आपको याद हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट, एक होती है पॉजिटिव रिक्वेस्ट, एक होती है नेगेटिव रिक्वेस्ट। एक होती है पॉजिटिव रिक्वेस्ट, एक होती है नेगेटिव रिक्वेस्ट। याद है बच्चे, जब आप थर्ड पार्टी से कहते हैं कि मुझे आप हर केस पर रिप्लाई करिए, चाहे बैलेंस मिसमैच करे या मैच करे, आपको हर केस पर रिप्लाई करना है, उसको मानेंगे पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। आप थर्ड पार्टी से कहते हैं जी मेरा क्लाइंट कह रहा है 50 लाख का बैलेंस है, आप कंफर्म करिए, 50 से 90 रिप्लाई करिए, और नहीं 90 रिप्लाई करिए, हर केस में रिप्लाई करिए, चाहे बैलेंस मैच करे या मिसमैच करे, रिप्लाई होनी चाहिए हर हालत में। सर पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में जब ऑडिटर आपसे कंफर्मेशन मांगता है हर केस में, चाहे बैलेंस मैच करे या मिसमैच करे, ठीक है। यहां पे ध्यान रखिए, ऑडिटर विल रिक्वेस्ट द थर्ड पार्टी टू रिप्लाई इन ऑल द केसेस, मतलब in all the cases whether third party agrees or disagree, चाहे एक्सेप्शन हो या ना हो। आपको पता है, मैंने बताया था आपको, अगर 50 लाख का बैलेंस आपका क्लाइंट बोल रहा है और डेटा कहता है जी 50 की 65 लाख है, तो मानेंगे एक्सेप्शन होगा। क्लाइंट के द्वारा दी गई जानकारी और थर्ड पार्टी कंफर्मेशन में अगर फर्क आ जाए तो एक्सेप्शन बोलते हैं, ग्लॉसरी मिल जाएगा आपको लिखे हुए नोटबुक में। क्लाइंट ने जो बताया और जो मैंने बता रहा है, अगर दोनों में फर्क है तो एक्सेप्शन मानेंगे। क्लाइंट कह रहा है 50 लाख का बैलेंस है, डेटा कह रहा है 60 लाख का बैलेंस है, एक्सेप्शन होगा सर। थर्ड पार्टी एग्री करे डिसएग्री करे विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रिक्वेस्ट, मतलब वेदर देयर एक्सेप्शन और नॉट, आप हर केस में रिप्लाई चाहते हैं, ये बताइए नेगेटिव में कब चाहते हैं सर? मैं आ रहा हूं विक्रम, लंबी तरह चलेगी, इसको डिस्टर्ब मत करो, मैं आपको बताऊं। ठीक है, देखिए तो सर नेगेटिव में कब मानेंगे? जब आप थर्ड पार्टी से कहते हैं अगर मिसमैच करे तभी बताना, 50 लाख का फिगर है, अगर मिसमैच करे तभी बताना। मतलब जब आप रिप्लाई मांगते हैं सिर्फ इन द केस ऑफ एक्सेप्शन, याद आ रहा है बच्चों की? दोबारा बताऊं ये सब चीजें, याद है कुछ? चलिए सुनिए, हियर ऑडिटर विल रिक्वेस्ट थर्ड पार्टी टू रिप्लाई ओनली इन द केस ऑफ एक्सेप्शन। मेरे पास बताओ कौन सा रिक्वेस्ट ज्यादा रिलायबल है? ये ज्यादा रिलायबल है या कौन सा ज्यादा रिलायबल? पता है क्यों? व्हाई? रीजन क्या है पीछे? रीजन ये है सर कि अगर वो रिप्लाई नहीं करेगा नेगेटिव में तो हमेशा ही मानेंगे कि बैलेंस मैच कर गया। अगर वो रिप्लाई नहीं करेगा तो हमेशा ही मानेंगे बैलेंस मैच कर गया। इसलिए जनरली ध्यान रखना, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इज मोर रिलायबल, इट इज मोर रिलायबल। ठीक है, लेकिन ऑडिटर चाहे तो नेगेटिव के लिए भी ऑप्ट कर सकता है, नेगेटिव रिक्वेस्ट के लिए भी ऑप्ट कर सकता है, लेकिन कब? सुनना ध्यान से, नेगेटिव के लिए कब जा सकते हैं आप? कब? जब रिस्क कम होगा, जब एक्सेप्शन के चांसेस लो होंगे,
जब इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होगा, जब रिस्क कम होगा, नेगेटिव रिक्वेस्ट जा सकते हो। जब एक्सेप्शन के चांसेस कम होंगे, नेगेटिव रिक्वेस्ट ले जा सकते हैं। जब इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होगा, नेगेटिव रिक्वेस्ट ले जा सकते हैं। जब थर्ड पार्टी पे पूरा भरोसा है कि एक्सेप्शन हुआ तो बताएगा तो नेगेटिव ले जा सकते हो। यू कैन प्रोसीड टुवर्ड्स नेगेटिव इन फोर केसेस। रिस्क कम हुआ, नेगेटिव के लिए जाइए। एक्सेप्शन के चांसेस लो है, नेगेटिव के लिए जाइए। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, नेगेटिव के लिए जा सकते हैं। आपको थर्ड पार्टी पे पूरा भरोसा है कि थर्ड पार्टी रिप्लाई करेगी तो नेगेटिव के लिए जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता नेगेटिव बहुत बढ़िया है या पॉजिटिव से बढ़िया है, लेकिन आप नेगेटिव के लिए जा सकते हैं चार परिस्थितियों में। अगर ये चार परिस्थितियां हैं, यू कैन मूव टुवर्ड्स, यू कैन सेलेक्ट नेगेटिव, अदरवाइज डू नॉट सेलेक्ट नेगेटिव। अगर ये चार नहीं है तो नेगेटिव सेलेक्ट मत करना किसी भी। अगर ये चार है तो ऑप्शन है पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर ये चार नहीं है तो फिर तो ऑप्शन नहीं है, तो पॉजिटिव करना है। अगर ये चार होती है तो ऑप्शन आ गई, पॉजिटिव करना है, नेगेटिव करना है। ठीक है, कब जा सकते हैं बताओ? चांसेस ऑफ एक्सेप्शन आर लो, चांसेस ऑफ एक्सेप्शन आर लो, RMM is low, risk of MM is low, internal control system is strong, ICS is strong, और चौथी बात, belief on third party that it will reply in case of exception। ये सिंपल सादे स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ ऐसा मतलब रॉकेट साइंस नहीं होता। ठीक है, ना कोई बहुत भारी कोई बात। ठीक है, ऑडिटर के पास दो ऑप्शन है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जो ऑडिटर को ठीक लगे वो सेलेक्ट करिए। ठीक है, नेगेटिव को सेलेक्ट करते हैं इन केसेस में। एक आखिरी बात ध्यान रखिए, मतलब फिर स्टैंडर्ड की नहीं, आज की आखिरी बात बता रहा हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड में बहुत सारा कुछ बचता नहीं, 505 में इसके बाद आधे घंटे 40 मिनट डिस्कशन बचता है, क्लास में करेंगे। 505 कर लेंगे, 510 भी कंप्लीट कर लेंगे, इवन 550 भी शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि 510 के बाद 520 530 पहले कर चुके हैं, 540 है आपको सिलेबस, 500 याद करना है। ठीक है, तो बचा क्या है? 510 550 560 570 580 610। ठीक है, 10 छोटे बड़े स्टैंडर्ड हो सकते हैं। देखो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सर, जो अफेक्ट करते हैं कि कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कैसी बनेगी, मैं आपको बताऊं। 4 पॉइंट तो यहीं से उठा लो, 4 पॉइंट तो यहीं से उठा लो। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रिक्वेस्ट बनेगी कैसे, 4 पॉइंट कौन कौन से? एक्सेप्शन के चांसेस हाई हैं, पॉजिटिव, समझ लो। चांसेस ऑफ एक्सेप्शन तरीका ये बताता हूं। अगर एक्सेप्शन के चांसेस हाई हैं तो पॉजिटिव के लिए जाना पड़ेगा। और बताइए, अगर RMM हाई है, ऐसा नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर RMM हाई है तो पॉजिटिव, अगर लो है तो नेगेटिव के लिए जा सकते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ ICS, अगर ICS इफेक्टिव नहीं है तो पॉजिटिव जाना पड़ेगा। थर्ड पार्टी पे भरोसा, थर्ड पार्टी पे भरोसा, थर्ड पार्टी पे भरोसा नहीं है ना आपको तो पॉजिटिव जाना पड़ेगा। 4 पॉइंट तो ये उठाना है यार, 4 पॉइंट ही उठा लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, और बताओ सिग्निफिकेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन कितनी सिग्निफिकेंट है? एक बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर सिग्निफिकेंस हाई हुआ तो पॉजिटिव भेजेंगे, नेगेटिव भेजेंगे? पॉजिटिव। और बताओ, पिछला एक्सपीरियंस बहुत कुछ बताता है सर, बहुत कुछ बताता है कि कौन सी रिक्वेस्ट भेजनी ठीक है, समझ लो। पिछला एक्सपीरियंस पिछले सालों का बहुत कुछ बताता है सर कि क्या करना है इसमें, पॉजिटिव भेजे, नेगेटिव भेजे। और साथ में क्या थर्ड पार्टी हमें चीजें बता भी पाएगी या नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। वो हम कल इस पे बात करेंगे ट्रेन में, लेकिन थर्ड पार्टी हमेशा रिप्लाई दे पाए, ये जरूरी नहीं है सर, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं 7 पॉइंट बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको डिटेल में समझूंगा अगली क्लास में। क्योंकि थर्ड पार्टी से आप पूछते हैं, वो हमेशा रिप्लाई कर पाए जरूरी नहीं है, वो इस पोजीशन में रिप्लाई कर पाए जरूरी नहीं है। वो सोचता है थर्ड पार्टी कौन पढ़ेगा, नहीं समझ कौन कंफर्मेशन देकर को इन्वेस्टिगेशन हो तो मेरी गवाही लगेगी, बचती है थर्ड पार्टी रिप्लाई करने से, पढ़ेंगे सवाल इसलिए। ठीक है, थर्ड पार्टी कहती छोड़ यार, कौन बचेगा इस पर। ठीक है, चलिए बढ़िया, कुछ बाकी है उसे कल आराम से करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बहुत चीजें बता दी हैं और बड़ी सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं। मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कब कब लगेगा, एक दो बिजनेस पॉइंट, टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट और फैक्टर्स। एक चीज जो मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, चल आपने कॉपी क्या में लिखी है क्या? मैंने लिखवाया हुआ आपको, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर, कई बार आता है वो, लिखा हुआ है, बैक पेज पे लिखा है। क्या करते हैं जी इसमें, क्या प्रोसीजर है? थर्ड पार्टी सेलेक्ट करो, इससे पूछना है, रिक्वेस्ट डिजाइन करो, पॉजिटिव नेगेटिव, रिक्वेस्ट भेज दो, रिप्लाई ना आए तो रिमाइंडर भेजो, फिर आए तो कंपेयर करो, और अगर एक्सेप्शन हो तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो। थर्ड पार्टी सेलेक्ट करो, रिक्वेस्ट को डिजाइन करो, रिक्वेस्ट भेज दो, रिप्लाई ना आए तो रिमाइंडर भेजो, रिप्लाई आए तो कंपेयर करो, एक्सेप्शन के केस बातचीत करो। ठीक है, चलो ये भी हो गया। लेकिन अब जो होता है उसे कल करेंगे। ठीक है जी, बच्चे कहते बहुत ही पढ़ा दिया सर आपने आज। ना बेटे, आज आपने पढ़ाई ना कोई टेक्निकल चीज पढ़ी है ना, आप लोग ये भी टेक्निकल है ना, क्यों टेक्निकल थोड़ी है, ये तो वही चीजें छोटी मोटी पढ़ते आ रहे हो। हाँ, कंटेंट एक बात कह सकते हो आप, लेकिन थोड़ी पुरानी चीजों का रिपीटिशन ज्यादा है, पुरानी चीजों का रिपीटिशन ज्यादा है। बेचारा एक पेज का तो ये है, सुबह हो जाएगी लेते हैं, तो सुबह से ना मेरे को नहीं बोल दो बाकी जी, अब क्या तो मांग लेंगे गुड नाइट। चलो खैर, कोई दिक्कत नहीं, शाम को मिलना, शाम को एक क्लास लेंगे, शाम को मिलेंगे। ओके, तो मिलते हैं। चलो जी, अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो, लड्डू पेड़े खाते रहो, मौज मस्ती वहां देते रहो, जीवन में और खाली क्या है। मेरा जो क्या हो गया, पंजाबी लिखा जा रहा है।